जैन फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम तकरीबन कंप्लीट करेंगे 30 आवर्स में, और इस 30 आवर्स में मैं आपको कंप्लीट पार्लियामेंट करा दूंगा। इसके साथ साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस में मेंस के क्वेश्चन जो आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं उनका सॉल्यूशन तकरीबन इम्पॉसिबल है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जो आंसर्स हैं, जो मेंस के जो आंसर है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एज ए ब्रदर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये कौन से पार्ट में आता है। सो माय डियर फ्रेंड, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पार्ट 5। किस में आता है? पार्ट 5 में। अब इसके अंदर जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? वो है हमारे पास आर्टिकल 79 से लेके कहां तक? 123 तक। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर एक बार ये भी बता दो 79 में क्या लिखा है, 123 में क्या लिखा है। बिल्कुल बताएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इन आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूं। तो अगर हम बात करना चाहें आर्टिकल 79 के बारे में, तो दोस्तों आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देता है किसको? पार्लियामेंट को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देता है किसको? पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट। तीन चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। एक आपको लोकसभा मिलेगी, एक आपको राज्यसभा मिलेगी, एक आपको प्रेसिडेंट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एक प्रेसिडेंट है, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिंपल सा मतलब यह है कि आर्टिकल 79 एक सिंपल सी बात कहता है कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास पार्लियामेंट है, और माय डियर फ्रेंड इस पार्लियामेंट में हमारे पास एक लोकसभा है, एक हमारे पास राज्यसभा है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पार्लियामेंट में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट साहब। इतना क्लियर हो गया। अब कभी कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हम एक कैब से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम इस बिल को इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट को रिमूव कर सकते हैं? भैया हमारे पास पार्लियामेंट है, हम चाहें कि ये जो पार्लियामेंट है इसको हम क्या कर दें? रिमूव कर दें। मान लो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ गया, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दिया गया है, और जो पार्लियामेंट है माय डियर फ्रेंड इट इज ए पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। इट इज ए पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, फेडरलिज्म इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। आपको मालूम है आप कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइन, इसका मतलब यह हुआ कि क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस मैंडेटरी ऑफिस है? यस, इट इज ए मैंडेटरी ऑफिस, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। राज्यसभा चेंज नहीं कर सकते, लोकसभा चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया? तो ये चीजें दोस्तों क्या करेंगी? आपका बेसिक्स मजबूत करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये दोस्तों किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 79 में। तो आर्टिकल 79 दोस्तों किसके बारे में बताता है? पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास आर्टिकल 123। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये आर्टिकल रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। जब हमारे पास पार्लियामेंट रिसेस में होती है, किस में होती है? रिसेस में होती है। उस समय पे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 123 में। तो लिख देते हैं यहां पे। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinances
promulgate ordinances when parliament is in recess, when parliament is in recess। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, डिसोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, रिसेस की हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 123 में, ठीक है। सो आई थिंक इट्स कोई बात नहीं इसमें, कोई बात नहीं। हाँ, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज इन रिसेस। आपको मालूम है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में रिसेस होता है, और रिसेस जो होती है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? तो वापस से मैं अपने सबसे पहले पेज पे आता हूं, जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, पार्ट 5 में आता है। और कौन कौन से आर्टिकल हम यहां पे डिस्कस करेंगे, 79 से लेके कहां तक, 123 तक। तो मैंने आपको 79 भी बता दिया इसमें क्या है, मैंने आपको 123 भी बता दिया इसमें क्या है। सेम अगर आप इसको रीशफल करोगे ना, 123 को 213, तो ये गवर्नर के पास आ जाते हैं पावर प्रोमलगेट करने के ऑर्डिनेंसेस की। इसको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? तो ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन, लाइव लेक्चर में ही अब आपको याद करा देंगे। इतना क्लियर हो गया? अब अगर आपको ये क्लियर है तो उसके बाद हम यहां पे अगली बात करना चाहेंगे कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसका नाम क्या है, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल थे। तो दोस्तों यहां पे 2 बड़ी डेमोक्रेसी थी जो हमें देखने को मिलती थी। एक हमें देखने को मिलती थी ब्रिटेन में, और एक हमें देखने को मिलती थी कहां पे, यूएसए में। तो भैया इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय पे काफी डिस्कशन हुआ कि भाई हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अगर हम फॉलो करें तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर हम प्रेसिडेंशियल को फॉलो करें तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ, काफी डिबेट हुआ। इनफैक्ट नेहरू साहब ने लास्ट में यह कहा कि क्योंकि हम फेमिलियर हैं किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो यूएसए फॉलो करता है, जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, उसमें समस्या क्या है। उसमें माय डियर फ्रेंड समस्या उस समय पे सिर्फ एक ही नजर आ रही थी कि सारी की सारी पावर सिर्फ एक ही बंदे के पास होती हैं, और वो क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। एग्री? तो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो यहां पे क्या है, आई इज ग्रेटर देन वी। तो हम लोग उस समय पे सोच रहे थे कि भैया अभी अभी तो हमें आजादी मिली है, तो अगर हम इस मॉडल को अपनाएंगे तो हमें दोबारा से लगेगा कि एक ही इंसान के पास सारी पावर चली गई है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इस मॉडल को ना अपना के हमने कौन से मॉडल को अपनाया, जो ब्रिटेन का मॉडल था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में फायदा क्या है भैया, यहां पे आपके पास डिबेट होगा, यहां पे डिस्कशन होगा, यहां पे वोटिंग होगी एक हाउस में, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट करने के लिए, सिग्नेचर होने के लिए, उसके बाद वो लॉ बन जाएगा, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। अब इंडिया में कैब है, कैब का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ए स्टैंड फॉर एक्ट। ये तभी होता है जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है। इसका मतलब यह हुआ माय डियर फ्रेंड कि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आपसे पूछे, कोई भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, प्रिम्स में पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है, हिस्सा है या नहीं है, तो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड यस, क्योंकि मैंने आपको एक प्रूफ तो यहां पे ये दे दिया। एग्री है भाई? तो मोटे मोटे तौर पे आपको यह पता चल गया कि कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है और कौन सी डेमोक्रेसी के थोड़े से नुकसान ज्यादा है हमारे हिसाब से। ठीक है, अब एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एक चार्ट बनाकर दे देता हूं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में मेन डिफरेंस क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब सीधा सीधा मतलब यह है, ब्रिटेन में यह फॉलो होता है, इंडिया भी इसी को फॉलो कर रहा है, और ये कहां पे, यूएसए में है, और यूएसए के अलावा बहुत सारी कंट्री हैं जिसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जहां पे ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इस्तेमाल होती है। फाइन, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो माय डियर फ्रेंड मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। ध्यान से देखिएगा, इट इज ए
लेजिस्लेटिव डोमिनेंट, इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि साहब आप हमें यह बता दीजिए कि ये लेजिस्लेटिव डोमिनेंट का मतलब क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, लेजिस्लेचर के। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। बताइए, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, आपको पता है मोदी साहब दोनों हैं, ये एग्जीक्यूटिव भी हैं और ये हमारे पास क्या है, लेजिस्लेचर भी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, वो रूलिंग पार्टी से नहीं है, ना ही वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बेसिकली में क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है, वो है एक्चुअली में क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है। अब मान लीजिए ये प्राइवेट मेंबर एक क्वेश्चन लेके आता है और वो जो क्वेश्चन है वो उस मिनिस्ट्री से संबंधित है जो हमारे मोदी साहब के पास है, ठीक है। तो मोदी साहब हैज टू गिव द आंसर। तो मोदी साहब को क्या करना पड़ेगा, मोदी साहब को इस प्राइवेट मेंबर को आंसर देना पड़ेगा। मोदी साहब हैज टू गिव द आंसर। और इनफैक्ट अगर इसके अलावा और कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, उसकी मिनिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। यह मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब रिस्पॉन्सिबल यहां पे इंग्लिश वर्ड नहीं है, रिस्पॉन्सिबल का जो मतलब होता है वो होता है आंसरेबल। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा, इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा कि इट इज ए लेजिस्लेटिव डोमिनेंट। और इसका मतलब यह है माय डियर फ्रेंड कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। Executive is responsible to the legislature. Executive is responsible to the legislature. Executive is responsible to the legislature. ठीक है भाई। अब यूएसए में चलते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या मामला है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं किसकी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो यहां पे क्या होता है, इट इज ए एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट। अब यहां पर हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइडेन साहब है, आपको पता होगा करंटली कौन है प्रेसिडेंट यूएसए के, जो बाइडेन साहब हैं, ठीक है, जो बाइडेन साहब हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। अब इनको कोई डिसीजन लेना होता है तो मैक्सिमम डिसीजन ये लेजिस्लेचर से कंसल्ट नहीं करते हैं। एक ही इंसान के पास क्या है, पावर है। तो ये 46 प्रेसिडेंट है यूएसए के। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पर एग्जीक्यूटिव Here executive is not responsible. Executive is not responsible to the legislature. बताइए, यहां तक कोई डाउट? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया आप हमें ये बताइए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती क्या है, तो एक सिंपल वे में, टेक्निकल वर्ड में आपको लिख देना है कि इट इज ए एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हम बिलीव करते हैं कि I इज ग्रेटर देन V, यानी कि एक ही बंदा है जो मैक्सिमम पावर को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड ऐसा इंडिया में नहीं है, ऐसा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं है। हम क्या बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं वे इज ग्रेटर देन आई। बताइए, यहां तक कोई भी डाउट किसी को? तो मेरे हिसाब से यहां पे अब ये जो चीज है ये आपको यहां पे क्लियर हो गई है शायद, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या मेन डिफरेंस है। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहां पे मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट बता दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेटिव डोमिनेंट है, यहां पे क्या है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट है। बताइए, क्लियर हो गया? अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फेडरलिज्म। आपको पता है कि जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था
तो उस समय पे बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, हमें उनको मिला के एक भारत बनाना था। अब मान लो हैदराबाद कहता कि भैया हम तो मिल नहीं रहे हैं, हम तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। राजस्थान मान लो ये कहे कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते, हम इंडिया का पार्ट नहीं रहेंगे, है ना। तो उस समय पे बोला गया कि भैया अगर आप इंडिया का पार्ट बनेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, आपके मेंबर लोकसभा में भी आएंगे और राज्यसभा में भी आएंगे। तो कहने का मोटा मोटा मतलब यह है कि आपको यहां पे एक वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे मेंबर ज्यादा होंगे, किसी की पॉपुलेशन कम है तो वहां पे जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं करते हैं, वी आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। क्लियर हो गया। तो क्या मैं यहां पे दोस्तों कह सकता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बेसिकली में क्या है, यहां पे वाइड रिप्रेजेंटेशन है। समझ पा रहे मेरी बात? तो लिख दे इस बात को। तो इट इज बेस्ड अपॉन, लिख देता हूं मैं यहां पे, इट इज बेस्ड अपॉन वाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, इट इज बेस्ड अपॉन वाइड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर मैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि यहां पे जो मैक्सिमम पावर होती हैं वो एक ही इंसान के पास होती हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट हैं तो उनके पास मैक्सिमम पावर है, उनको चाइना के ऊपर अटैक करना तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो कर देंगे। मैक्सिको की वॉल बनानी है तो वो बना देंगे, फाइन। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द पावर इज, कहना से मोस्ट ऑफ द पावर इज वेस्टेड इन वन ऑफिस। बताइए, मैक्सिमम जो पावर होती है वो एक ही ऑफिस में होती है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है। आप सिंपली यहां पे लिखेंगे कि भैया जो प्रेसिडेंट है, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं यूएसए का प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ये माय डियर फ्रेंड हेड है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और ये हेड ऑफ स्टेट भी है। ही इज हेड ऑफ स्टेट ऑल्सो। बताइए, एग्री? तो ये चीजें भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। तो प्रेसिडेंट जो होगा यूएसए का वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और ये हमारे पास क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे जो मोदी साहब है प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे हमारे पास हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम साहब। सो ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बताइए, इतना क्लियर हो गया? और मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं यहां पे ताकि आप लोगों को ये चीजें अलग से नजर भी आ जाएं। क्लियर हो गया? यहां पे दो बातें दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो मेन डिफरेंस है, मोटे मोटे तौर पे जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बात और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं और एक हम यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं आपको यहां पे, ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि भैया अगर इंडिया में आपको कोई भी कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मोदी साहब आएंगे और वो बोलेंगे कि भैया हमें ऐसा करना है, ये हम लॉ बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो एक हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस के बाद उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, प्रेसिडेंट साहब उस पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग दोनों हाउस में होती है, लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी। और अगर मैं कैब की बात करता हूं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उसमें होता क्या है, उसमें वो ज्वाइंट सिटिंग तो होती नहीं है, यानी कि वो लोकसभा में अलग से पास हो जाना चाहिए, राज्यसभा में अलग से पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या कि आप ये कह सकते हैं कि भैया मेथड तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो लिख दे इस बात को यहां पे। तो देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन, ये जो डेमोक्रेसी है, इट इज बेस्ड अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन।
it is based upon debate and discussion and therefore it is a slow process। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अब मान लीजिए जैसे 2019 में मोदी साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 2019 में मोदी साहब की गवर्नमेंट थी। अब मोदी साहब ने एक बिल पे डिस्कशन किया, डिबेट किया, वोटिंग की, तो लोकसभा में ये पास हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब मान लो अगर दोबारा से मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं आती तो इस बिल पे क्या होता, ये बिल नहीं, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिसपे डिस्कशन हो जाता है, मतलब एक हाउस में पास हो जाता है। तो मोदी साहब की गवर्नमेंट आ गई तो क्या हुआ, इसको हमने कंटिन्यू कर लिया। लेकिन अगर आप मोदी साहब की गवर्नमेंट नहीं आती तो चांसेस थे कि वो जो बिल है वो हमारे पास लैप्स हो जाता। तो इसलिए यहां पे कई बार क्या होता है, पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसी बात को दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इट इज बेस्ड अपॉन डिबेट एंड डिस्कशन एंड देयरफॉर इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड चांसेस ऑफ पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन। बताइए, तो यहां पे चांसेस हो सकते हैं पॉलिसी को डिसकंटिन्यू होने के, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो है एक रिलेटिवली यूएसए में एक रिलेटिवली फास्टर मेथड है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे, इट इज रिलेटिवली ए फास्टर मेथड since debate and discussions are less और जो मैक्सिमम डिसीजन होते हैं वो एक ही बंदा लेता है, वो हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट साहब हैं यूएसए के, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहां पे बता दिया कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है उसमें मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आपको बस एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका प्रिपेयर हो गया। क्लियर है भाई। तो इसी तरह से हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया हमने इस मॉडल को हमने क्यों अपनाया, इस मॉडल को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि हम इससे क्या थे, फेमिलियर थे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्यों चूज किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल को हमने क्यों चूज किया, तो इसका मैं आपको आंसर दे देता हूं, मैं लिखवा देता हूं यहां पे। इंडिया हैज, इसको मैं लिखवा देता हूं, इंडिया हैज ऑप्शन ऑफ choosing either parliamentary democracy, either parliamentary democracy or presidential democracy, but we opted parliamentary, parliamentary democracy ड्यू टू। अब ऐसा हमने क्यों किया, ये मेंस में भी आपके पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर लिखवा देता हूं। पहला तो ये कि भाई जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, ठीक है, पहली बात तो ये कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उस समय पे इंडिया क्या था, एक फ्रेजाइल यूनियन था। तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी ये समय की जरूरत थी, ठीक है। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, एट द commencement of Constitution of India, India was the
इंडिया वाज दी फ्रेजाइल यूनियन, मतलब छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है। राजस्थान अलग था, उसके बाद आप साउथ में देखेंगे तो छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया वाज द फ्रेजाइल यूनियन। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब क्या है? समय की जरूरत, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंडिया हैज ए ऑप्शन ऑफ चूजिंग आइदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या तो हम इसको चूज कर सकते थे, या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को। अब प्रेसिडेंशियल से भाई घबरा हम इसलिए रहते क्योंकि एक ही इंसान के पास सारी पावर चली जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों यहां पे ये हो गया, ठीक है, मेंस के हिसाब से। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं आपको ये लिखवा देता हूं कि भाई हम लोग जो थे वो इस मॉडल को काफी अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। तो इंडिया वाज सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, ये लिखवा देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट लिखवा देते हैं, इंडिया वाज सिमिलर टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी in England due to colonial rule, ठीक है भैया, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको यहां पे दोनों पॉइंट लिखवा दिए हैं, मेंस में अगर आएगा तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, क्लियर है? तो यहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कोई डाउट नहीं होगा। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द फ्रेजाइल यूनियन, सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज द नीड ऑफ द आवर, मतलब समय की जरूरत थी, ठीक है। सेकंड, इंडिया वाज सिमिलर टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड ड्यू टू द कॉलोनियल रूल। बताइए क्लियर हो गया यहां पे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको यहां पे अच्छे से समझ में आया होगा। फाइन, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब ये जो बेसिक्स है वो हम पढ़ चुके हैं कि भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे पास क्या है, ये सब हम यहां पे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस मॉडल को हम डिस्कस करते हैं, और इसमें माय डियर फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे वेस्टमिनिस्टर मॉडल। हम इसमें डिस्कस करेंगे वेस्टमिनिस्टर मॉडल, ठीक है। ये एक्चुअली में एक बिल्डिंग का नाम है, वेस्टमिनिस्टर। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो एक हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा? बाईकैमरलिज्म, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? दूसरा हमारे पास आएगा कैबिनेट। आपने देखा होगा कि कैबिनेट में आने के लिए, चाहे हम बात करें यूनियन की या फिर स्टेट में भी जब इलेक्शन होते हैं, तो हर कोई चाहता है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, क्योंकि वो पावरफुल है, वहां पे मिनिस्ट्री आपको कोई ना कोई मिलेगी वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब बाईकैमरलिज्म को अगर मैं इसको डिवाइड करूं, बाई कैमरा, ये देखो बाई कैमरा, इसका मतलब क्या होता है? टू चैम्बर्स या टू हाउसेस, इसका मतलब है टू चैम्बर्स। अब दो चैम्बर्स हमारे पास कौन कौन से रहेंगे? एक हमारे पास है अपर हाउस, एक है हमारे पास अपर हाउस, और एक है हमारे पास लोअर हाउस। बताइए यहां तो कोई डाउट? एक है हमारे पास अपर हाउस, एक है हमारे पास लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको बोला जाता है ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इसको दोस्तों बोला जाता है लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर है यहां पे? अब इसी कंसेप्ट को, यानी कि ये हमारे पास एक अपर हाउस हो गया, एक हमारे पास क्या होगा? लोअर हाउस होगा। तो ब्रिटेन में अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और यहां पे हम इसको बोलते हैं दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन। अब इंडिया में भी यही सिस्टम हमने फॉलो किया। तो इंडिया में जो हमारे पास सिस्टम है, अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? हमने इसको एक हिंदी नेम दे दिया, हमने इसको बोल दिया राज्यसभा। क्या बोल दिया? राज्यसभा। क्लियर है?
और जो लोअर हाउस है इसको हमने दोस्तों क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया लोकसभा, इसको हमने क्या बोल दिया, लोकसभा। अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो हर स्टेट से कुछ ना कुछ मेंबर्स को भेजा जाएगा कहां पे, राज्यसभा में। जैसे नागालैंड से एक है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं यहां से एक एक है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। हरियाणा से मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी आ जाती है क्योंकि वहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। इसके बारे में काफी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। तो ये है दोस्तों वेस्टमिनिस्टर मॉडल। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि भैया आप ये बताओ कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल है क्या, तो ये सब एक्सप्लेन कर देना। अब ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। राज्यसभा भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोकसभा भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये बताया कि भैया जो हमारे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल है इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है, बाइकैमरलिज्म है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैबिनेट है। और कैबिनेट बेसिकली में क्या होता है, कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी दीजिएगा, मैक्सिमम जो पावर्स होती है वो कैबिनेट में ही होती है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर, कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर, ठीक है। बताइए क्लियर हो गया। प्रीलिम्स में आएगा तब भी आप इसको बना देंगे, मेंस में आएगा तब भी आप इसको बना देंगे। एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए फेडरलिज्म के बारे में तो आप क्या जवाब देंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फेडरलिज्म। देखो अब जब इंडिया डिवाइड हुआ तो दो चीजें थी, जब इंडिया बना, ठीक है, तो दो चीजें थी। एक हमारे पास था यूनियन और एक हमारे पास थी छोटी छोटी स्टेट्स। अब स्टेट्स को बोला गया कि भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी पावर्स मिलेंगे, आपके भी चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, आपके भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा कुछ सीटें राज्यसभा में भी होंगी और कुछ सीटें किसमें होंगी, लोकसभा में भी होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि फेडरलिज्म का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे इसको ब्रेक करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। एक तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं डिवीजन ऑफ पावर में, इसमें ब्रेक करेंगे दोस्तों, डिवीजन ऑफ पावर में। और दूसरा हमारे पास हो गया बाइकैमरलिज्म, दूसरा हो गया हमारे पास बाइकैमरलिज्म, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, लोकसभा और राज्यसभा बताए, ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ पावर आप कैसे करोगे भैया, सेंटर में भी कुछ पावर रहेंगी सेंटर वालों के पास, स्टेट वालों के पास भी कुछ पावर रहेंगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमने लिख दिया, कहां पे लिख दिया, ऐसा हमने लिख दिया 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में। तो 7th शेड्यूल में हमारे पास क्या आता है, 7th शेड्यूल में हमारे पास आती है यूनियन लिस्ट। क्या आती है दोस्तों, यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कंकरेंट लिस्ट है। क्या है हमारे पास, कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में कुछ मुद्दे हैं जहां पे यूनियन यानी कि मोदी साहब, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहना चाहूं, मोदी साहब वहां पे कानून बना सकते हैं। अब स्टेट में, स्टेट का मतलब है ज्योग्राफिकल स्टेट, हरियाणा, पंजाब, ये जो कुछ मुद्दे हैं उनमें स्टेट कानून बना सकता है। अच्छा, कंकरेंट में क्या है, कंकरेंट में दोनों है, मतलब स्टेट को बनाना हो स्टेट बना देगा, यूनियन को बनाना हो यूनियन बना देगा। तो इसको मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कस कराऊंगा जब मैं आपको 7th शेड्यूल डिस्कस करूंगा डिटेल में, यानी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटर स्टेट रिलेशन। बताइए समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, बहुत ही छोटा टॉपिक था ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टॉपिक का नाम था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको ये बेसिक्स थोड़ा सा, ये अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना, राज्यसभा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लोकसभा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फेडरलिज्म नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, उनको ये नहीं पता होता कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने अडॉप्ट क्यों किया, क्योंकि अब ये इस पूरी वीडियो में आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि भैया ये इसका बेस है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 79 से लेके 123 तक जितने भी इसके बीच में, सारे तो नहीं, जितने इंपोर्टेंट आर्टिकल है सारे मैं आपको करा दूंगा। ये आपके भाई का प्रॉमिस है, आपके भाई का ये वादा है, ठीक है भाई।
तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्यसभा। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने पार्लियामेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि पार्लियामेंट का जो बेसिक्स है उसको हम किस तरह से एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 79। हालांकि इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 79 कहता है बेसिकली में ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देता है। क्या देता है ये, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बेसिकली में कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस देता है। किसको, पार्लियामेंट को। बताइए यहां तक कोई डाउट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैंडेटरी ऑफिस होना चाहिए? यस, इसका जो ऑफिस होता है वो मैंडेटरी ऑफिस होता है। सेकंड, राज्यसभा, सेकंड इज दी राज्यसभा। और थर्ड हमारे पास क्या है, लोकसभा। क्लियर है यहां पे? तो आर्टिकल 79 कहता है कि भाई हमारे पास एक पार्लियामेंट होगी, उस पार्लियामेंट में हमारे पास एक प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा होगी और हमारे पास क्या होगा, लोकसभा होगी। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल्स ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं बताइए, इसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। क्लियर है? तो पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक हमारे पास प्रेसिडेंट साहब आएंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, राज्यसभा, और राज्यसभा का मतलब क्या है, फेडरलिज्म। वाइस वर्सा कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये अपर हाउस, राज्यसभा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इंडिया बना था, ठीक है, जब हमारे पास इंडिया बना था तो हमारे पास एक तो यूनियन है और इसके अलावा हमारे पास क्या है, छोटी छोटी स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इन स्टेट्स को डर ये था कि भैया अब सारी की सारी पावर तो किसके पास है, यूनियन के पास है, हमारे पास कुछ बचा है नहीं। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी रिप्रेजेंटेशन देंगे कहां पे, सेंटर में। और किसकी फॉर्म में देंगे, मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा मेंबर आएंगे, अगर पॉपुलेशन कम है तो क्या होता है, कम मेंबर हमारे पास आते हैं राज्यसभा में। तो मोटी मोटी बात यहां पे दोस्तों ये है कि राज्यसभा में भी मेंबर्स होंगे, लेकिन ये जो मेंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। किससे आते हैं दोस्तों, ये आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से। इसका मतलब क्या है कि हम इनको डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, एमएलए जो होते हैं वो इसको वोट करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से अब आपको आर्टिकल 79 क्लियर है। आर्टिकल 79 का मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। तो आर्टिकल 79 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन देता है पार्लियामेंट को। तो हमारे पास एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, राज्यसभा होगी और हमारे पास क्या होगी, लोकसभा होगी। एग्री है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, इसको, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया हमारे पास, प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्यसभा हो गई और हमारे पास क्या होगी, लोकसभा। बताइए, पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। क्लियर है इतना? अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि क्या हम राज्यसभा को रिमूव कर सकते हैं किसी एक बिल के द्वारा? नहीं, राज्यसभा कैन नॉट बी रिमूव। तो जो राज्यसभा है, इस बात को याद रखिएगा,
राज्यसभा कैन नॉट बी अबोलिश्ड, कैन नॉट बी अबोलिश्ड। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा बेसिकली में किसका पार्ट है? राज्यसभा बेसिकली में पार्ट है फेडरलिज्म का। किसका पार्ट है? फेडरलिज्म का। और फेडरलिज्म बेसिकली में किसका पार्ट है? और ये बेसिकली में पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया है कौन, किस केस में? आपका केशवानंदा भारती केस में। केशवानंदा भारती केस 1973। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे या फिर अगर आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आ सकते हैं राज्यसभा को रिमूव करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा नो। क्लियर है यहां पे? तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया यहां पे पार्लियामेंट के बारे में, राज्यसभा के बारे में एक हल्का सा आइडिया दिया और फेडरलिज्म के बारे में, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए दोस्तों अब हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक यहां पे स्टार्ट करते हैं, राज्यसभा। और राज्यसभा को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा हमारे पास क्या है? एक परमानेंट हाउस है। अब इस परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है? जैसे लोकसभा हर 5 साल के बाद डिसोल्व हो जाती है, राज्यसभा डिसोल्व नहीं होती है। हालांकि हर 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्चुअली में इंडिया को हमेशा पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट भी हो सकती है। जैसे बजट होता है, बजट में भी आपने देखा होगा ना इंटरिम बजट होता है। ऐसे हमेशा हमें एक गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक हाउस ऐसा होना चाहिए जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता हो। लोकसभा डिसोल्व होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसले तो लेने हैं ना। कभी इमरजेंसी में हमें फैसले लेने पड़ जाएं तो फिर क्या करेंगे? राज्यसभा हमारे पास रहेगी। तो ये क्या है? हमारे पास परमानेंट हाउस है, इट इज ए परमानेंट हाउस। दूसरी बात, अब यहां पे जो मेंबर्स आते हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वो आते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर अगर हम वोट नहीं देते हैं तो फिर कौन वोट देता है? जैसे मान लीजिए मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वोट करेंगे किसके लिए? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा के लिए। ठीक है? ऐसा किस में होगा? ऐसा हरियाणा में भी होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश में होगा, सभी स्टेट में होगा। प्लस में ये जितनी भी स्टेट्स हैं ऑल स्टेट्स में होगा। इसके अलावा दिल्ली में होगा और पुदुचेरी में, दिल्ली में होगा और पुदुचेरी में। अब दिल्ली और पुदुचेरी का मैंने एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ये यूटी है और इनमें क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है? हालांकि दिल्ली क्या है? एनसीटी। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम एनसीटी क्यों बोलते हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए याद रखिएगा दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए वहां पे भी राज्यसभा की सीटें होती हैं। क्लियर हो गया? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अच्छा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर नागालैंड की पॉपुलेशन कम है तो भाई वहां से कम मेंबर आएंगे, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से राज्यसभा में क्या होंगे? ज्यादा मेंबर आएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अच्छा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको इलेक्शन कराऊंगा किसका? प्रेसिडेंट का। क्लियर है? तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता चल गई। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कैसे पता करूंगा कि भैया दिल्ली की पॉपुलेशन अभी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है। तो भैया इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करना है और कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप ओपन करेंगे 4th शेड्यूल, क्या ओपन करेंगे? 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल को ओपन करते ही आपको सभी स्टेट मिल जाएंगी। जैसे आपके पास असम है तो उसमें लिखा होगा कि असम से कितने मेंबर आएंगे, बिहार लिखा होगा बिहार से कितने मेंबर आएंगे, छत्तीसगढ़ से कितने मेंबर आएंगे, हरियाणा से कितने मेंबर आएंगे, राजस्थान से कितने मेंबर आएंगे। क्लियर है? इसमें डिलिमिटेशन भी होता है, उसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। इतना क्लियर हो गया?
तो आपके हिसाब से एक मैंने और इंपॉर्टेंट बात बता दी, फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो किस स्टेट से कितने कितने आएंगे। इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है कितनी, 250। बताइए कितनी है, 250। अब मैंने ये नहीं कहा कि प्रेजेंट में कितना है, मैंने कहा सैंक्शन कितनी है, सैंक्शन है 250। ठीक है, प्रेजेंट कम भी हो सकती है। अच्छा, अब इस 250 में से क्या होगा, जो 238 होंगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे इलेक्शन से। और इलेक्शन मैंने बता दिया कि इलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो 12 मेंबर हैं, जो 12 मेंबर हैं, ये कैसे आएंगे, ये आएंगे नॉमिनेशन से, यानी कि इनको नॉमिनेट किया जाएगा। अच्छा, इनको नॉमिनेट कौन करेगा, इनको नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट साहब। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि सर क्या ये मुझे भी नॉमिनेट कर सकते हैं? यस, आप भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं नॉमिनेशन के द्वारा। अब ऐसा आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा जिसको स्पेशलाइज नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। अब वो एरिया हमारे पास कौन कौन से हैं, वो एरिया मैं आपको बता देता हूं। वो जो एरिया है वो है आपके पास आर्ट, या तो आपने आर्ट की फील्ड में कुछ अच्छा किया हो, आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है और सोशल साइंस है, और सोशल साइंस। तो अगर आपने इन चारों में से किसी भी एक एरिया में स्पेशलाइज काम किया है या फिर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आपने किया है, तो आपका नॉमिनेशन किया जा सकता है। अच्छा, नॉमिनेशन कौन करेगा, नॉमिनेशन करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। बताइए कोई डाउट यहां तक? अब थोड़ी सी एग्जाम की भी बात कर लेते हैं। अब ये कहां पे है, ये आता है आपका आर्टिकल 80 में। ये सब चीजें कहां पे लिखी हुई हैं, ये आपकी लिखी हुई है आर्टिकल 80 में और पार्ट 5। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि ये सारी चीजें हमारे पास किसके फॉर्म में आती हैं, पार्ट 5 के अंदर आती हैं। क्लियर हो गया? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैक्सिमम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 250 है, जिसमें से 238 कहां से आएंगे, इलेक्शन से आएंगे। इलेक्शन कैसे होगा आप सबको पता है, इलेक्शन होगा हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। जबकि जो 12 मेंबर होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेशन करेंगे। तो आपने अगर आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में या सोशल साइंस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है तो प्रेसिडेंट साहब आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक है ये। ठीक है, मैक्सिमम सैंक्शन है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो टेन्योर होता है राज्यसभा का वो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टेन्योर ऑफ राज्यसभा के बारे में। टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों, टेन्योर ऑफ राज्यसभा की जब कभी भी बात आती है तो आपको पता है कि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हालांकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद, लेकिन इनके जो मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, अगर मैं बात करना चाहूं किसकी, टेन्योर ऑफ, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, 6 ईयर। क्लियर है भाई? जो टेन्योर होता है राज्यसभा मेंबर का वो 6 ईयर है। अगर राज्यसभा की बात होती है तो राज्यसभा जो अपर हाउस है ये परमानेंट हाउस है, इट इज ए परमानेंट हाउस, ये डिसॉल्व नहीं होता है। बात समझ पा रहे मेरी? तो ये एक परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं इनका टेन्योर होता है कितना, 6 साल का। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बन जाता हूं तो मेरा टेन्योर कितना होगा,
6 साल का होगा। दूसरी बात, अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि भाई जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 6 ईयर का होता है। ठीक है, टेन्योर कितने का होगा, 6 ईयर का। अच्छा, मैंने आपको एक बात और भी बताई कि हर 2 साल के बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, अब 2 साल हो गए, तो 2 साल के बाद क्या होगा कि ये जो 1/3 होंगे ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो क्या होंगे, अगले 1/3 आ जाएंगे, अगले 1/3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर चलो मान लो अगर हम जब राज्यसभा में पहली बार सारे के सारे मेंबर्स आए राज्यसभा के, तो सबका टेन्योर तो कितना था, 6 साल था। तो 2 साल के बाद कौन से रिटायर हुए होंगे, तो उस समय पे क्या हुआ था, उस समय पे लॉटरी सिस्टम चला था। पहली बार क्या होता है, लॉटरी सिस्टम। तो जिसकी लॉटरी लग गई भैया आप रिटायर हो जाओ जो है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, 2 years, 1/3 of members of Rajya Sabha retires. ठीक है, at the end of the every 2 year 1/3 of the members of the Rajya Sabha retire. ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, तो वो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर, यस, ऐसा भी वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है लिखा भी हुआ है आपका आर्टिकल 83 में, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी है। तो ये सब चीजें आर्टिकल आपको 83 में भी मिल जाएंगी, आर्टिकल 83 में भी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो टेन्योर होगा राज्यसभा के मेंबर का वो 6 साल होगा, और हर 2 साल के बाद क्या होंगे, तकरीबन 1/3 जो मेंबर है वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर ये जो 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, अब इनका जो रिटायरमेंट होगा वो कहां से आएगा। तो एक बात का ध्यान रखना, इनकी जो रिटायरमेंट होगी, मेंबर ऑफ द राज्यसभा की इनकी जो रिटायरमेंट होगी, इनके लिए जो नोटिस आएगा वो कौन इशू करेगा, वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, प्रेसिडेंट साहब। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है। क्लियर है यहां तक? तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, इसका जो टेन्योर है वो हमारे पास क्या है, 6 साल है। कितना है, 6 साल है। अब सपोज करो खुदा ना खास्ता कि 4.5 साल के बाद, ठीक है, 4.5 साल के बाद यहां पे एक वैकेंसी आ गई, यहां पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, मे बी उस पर्सन ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, मे बी उस पर्सन ने रिजाइन कर दिया, मे बी वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से एक वैकेंसी आ गई। तो इस तरह की वैकेंसी को माय डियर फ्रेंड क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी। अब मेरा सवाल यह है कि भाई ये जो पर्सन है इसकी सीट तो यहां पे खाली हो गई। ठीक है, अब रिमेनिंग जो पीरियड है, अब यहां पे कोई नया बंदा आएगा ना, यहां पे क्या होगा, यहां पे एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा। ठीक है, राज्यसभा में तो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा नया, क्या ये पूरे के पूरे अगले 6 साल के लिए रहेगा, या फिर जो रिमाइंडर ऑफ टर्म है, या फिर जो रिमाइंडर ऑफ टर्म है उसके लिए रहेगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको यहां पे देना है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है ये कैजुअल वैकेंसी है, मतलब वो जो बंदा आएगा ना, यहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा यहां पे, वो इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा होता है तो वो जो नया एमपी है वो क्या करेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए एमपी रहेगा। किसके लिए रहेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए, यानी कि बाकी जो समय बच गया आपका, कितना समय बच गया, 1.5 साल। ठीक है, 4.5 और 1.5 साल मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 6 साल। तो 1.5 साल के लिए वो बंदा रहेगा, उसके बाद उस पर्सन को क्या हो जाना पड़ेगा, रिटायर हो जाना पड़ेगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर के बारे में।
अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 84 में। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओपन करेंगे और जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 84, तो आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल सी हैं, जैसे आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरा इसमें आता है कि यू शुड नॉट ऑक्यूपाई दी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपके पास, या किसी ऑफिस को आप होल्ड नहीं करेंगे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा आपको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं कि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास एज। तो एज जो है डियर वो 30 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 29 है तो आप राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्लियर है। दूसरी बात, एज के बाद बात आती है यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बताइए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा यह है कि शुड नॉट ऑक्यूपाई, मैं लिख देता हूं यहां पे, शुड नॉट ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक सेपरेट टॉपिक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक काफी बड़ा टॉपिक है और मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स को जनरली डाउट रहता ही है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, और आपके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, हर लोग आपके बारे में बात करते हैं कि भैया अगर हम बनेंगे एसपी बनेंगे तो इसकी तरह बनेंगे, डीसी बनेंगे तो इसकी तरह बनेंगे, ठीक है, मतलब बोकाल जिसे कहते हैं उस टाइप के आप आदमी हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप लड़ लीजिए, किसी ने मना नहीं किया, आप इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन आपको इस पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, इस पोस्ट से आपको रिजाइन देना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप एसपी हैं और वहीं पे आपने इलेक्शन लड़ लिया, समझ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तकरीबन इसी चीज के बारे में बात होगी। अच्छा, मान लीजिए आप लोकसभा के मेंबर हैं या फिर आप एमएलए हैं कहीं पे और आपने इलेक्शन लड़ लिया, ठीक है, तो इलेक्शन लड़ने के बाद आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर आप एमएलए हैं तो वो छोड़ेंगे, अगर आप लोकसभा में एमपी हैं तो आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है। मोटी मोटी बात ये है, आप 2 पोस्ट को एक साथ यहां पे होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया। एज होगी कितनी, 30 साल एज होगी, और सिटीजन हो गए इंडिया के, और शुड नॉट ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, शुड नॉट बी ऑफ इनकैपेसिटेटेड बाय माइंड एंड बॉडी, ठीक है, माइंड एंड बॉडी। भाई आपका जो दिमाग है, आप मेंटली सिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा जो इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इस 5th पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो 4th पॉइंट मैंने आपको बताया कि शुड नॉट बी ऑफ ए इनकैपेसिटेड बाय माइंड एंड बॉडी। और एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं, शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि भैया दिवालिया नहीं होने चाहिए आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपके बैंक करप्ट है, आपका सारा जो पैसा है, अब आपके बैंक में कोई पैसा ही नहीं है, ठीक है, और लोन है आपके पास, दिवालिया हो गए आप, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो बहुत सिंपल है। आर्टिकल 84 सिटीजन है, सिटीजनशिप है, इंडिया की होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, शुड नॉट ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑफ इनकैपेसिटेटेड बाय माइंड एंड बॉडी, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनको, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और हरियाणा में भी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं कहां से, महाराष्ट्र से, ठीक है। बेसिकली मेरा जो होम स्टेट है वो क्या है, महाराष्ट्र है, तो मैं यहां से, ये मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है, होम स्टेट बोल देता हूं, होम स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारी होंगी, होम स्टेट है। अब हमारे जो मोदी साहब हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी साहब कह रहे हैं कि भैया प्रदीप जी आप एक काम करो, हरियाणा से जो है ना, हरियाणा से सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, तो हम क्या करेंगे, आपको राज्यसभा का मेंबर के लिए नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कहां से नॉमिनेट करेंगे, हम करेंगे हरियाणा से, ठीक है। तो 2003 से पहले क्या होता था, 2003 से पहले क्या होता था, जैसे मेरी जो होम स्टेट है वो क्या है, महाराष्ट्र है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट मैं अपना जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस चेंज करा के महाराष्ट्र से मैं कहां पे आ जाऊंगा, हरियाणा के किसी एक लोकल उसमें अपना एड्रेस चेंज कर लूंगा और मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। तो ऐसा बहुत बार होता था, फिर इलेक्शन कमीशन ने देखा कि यार हर लोग ऐसा कर रहे हैं और इससे क्या अननेसेसरी काम बढ़ रहा है, तुम्हें भाई राज्यसभा में ही जाना ना, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, ये मेरी होम स्टेट है, तो अब मुझे अपना वोटर कार्ड में एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप किसी दूसरी स्टेट से नॉमिनेट किए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, तो आपको एड्रेस चेंज कराना पड़ता था, आपको उस स्टेट का ना, मतलब उस स्टेट में आपकी वो होम स्टेट होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आई बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, यूपी से बिलोंग करता हूं, ठीक है। अब यूपी में भी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। मोदी साहब अगर बोलें कि भाई अलाउद साहब आप एक काम करो, हम आपको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, नॉमिनेशन भेजेंगे हम आपकी, लेकिन आप जाएंगे महाराष्ट्र के लिए, तो क्या मुझे वोटर आईडी कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आपके प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको किताब से पढ़ते हैं तो वहां से इतनी क्लैरिटी नहीं आती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि भैया इलेक्शन में हम किस तरह से, कितने मेंबर आपके इलेक्टेड होंगे, कितने मेंबर आपके नॉमिनेटेड होंगे। अब आपको पता है कि राज्यसभा में चेयरमैन होगा, ठीक है, राज्यसभा में आपके पास एक चेयरमैन होगा, ठीक है, और ये जो चेयरमैन होता है ये क्या होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर क्या जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो मेंबर होता है, मतलब उसका भी इलेक्शन होके आता है, नहीं। जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, याद रखना एक्चुअली में इलेक्शन होता है किसका, अगर आप देखोगे तो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का। क्या होता है, देयर इज ए इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा ऑटोमेटिकली वो बन जाता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है किसका, राज्यसभा का। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों है। अब देखो भाई, इंडिया जो है, अगर आप देखोगे, इंडिया एक बहुत जियोग्राफिकली अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक स्टेट है यूपी, ठीक है, एक स्टेट है महाराष्ट्र। अब ये बड़ी बड़ी स्टेट है। केरला देखोगे तो छोटी स्टेट है, नागालैंड देखोगे तो आप क्या है, वो छोटी स्टेट है। तो यहां पे एक चांसेस बढ़ जाते हैं ना कि भाई जहां पे ज्यादा नंबर होंगे, चांसेस है कि चेयरमैन भी वहीं से हो सकता है, महाराष्ट्र से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है। तो छोटी छोटी स्टेट का क्या होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होगा। जो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इस बात को दोस्तों आपको याद रखना है कि जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है किसका, राज्यसभा का। तो फिर वो होता कौन है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है किसका, राज्यसभा का, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है।
जैसे करंटली में अभी हमारे पास जयदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, चेयरमैन भी हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। क्लियर है यहां पे? अच्छा, अब इंडिया, एक और क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, मोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया फेडरलिज्म, पूरा का पूरा फेडरलिज्म को फॉलो करता है या क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये किस तरह से है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो, जो यूएसए है, यूएसए में क्या हुआ, अगर मान लो आप देखोगे तो यूएसए में छोटी छोटी स्टेट थी, ठीक है। अब ये सारी स्टेट, इन सब स्टेट ने एक दिन डिसाइड किया, इन सारी स्टेट ने एक दिन डिसाइड किया कि हम एक बड़ा यूनियन बनाएंगे। तो ये बन गया यूनाइटेड, ये बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब ये स्टेट, ये सारी की सारी जो स्टेट थी ये आपस में जुड़ गई और इन्होंने जुड़ने के बाद बना दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये ट्रू फेडरलिज्म है, इसको हम बोलेंगे ट्रू फेडरलिज्म। अच्छा, इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो अगर मैं इंडिया को देखना चाहूं तो इंडिया में क्या थी हमारे पास, जैसे ये इंडिया है, तो भैया हैदराबाद जैसे कह रहा था कि भैया हम आपका पार्ट नहीं बनेंगे, हम एक अलग से रियासत चलाएंगे, बहुत सारी रियासतें थी। तो क्या किया, सबसे पहले एक बनाया यूनियन, ठीक है, एक सेंटर में बनाया यूनियन। अब इस यूनियन की वजह से क्या है, ये सारी की सारी स्टेट होगी, चाहे वो आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, ठीक है, ये सारी की सारी स्टेट यहां पे आ गई, ठीक है। तो यहां पे डोमिनेट कौन कर रहा है इंडिया में, यूनियन कर रहा है। अब यूनियन कहता है कि भैया, स्टेट को बोलता है कि तुम अपना जो है चुपचाप रहो, आपको हमने लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन दे दी, राज्यसभा में भी दे दी, पूरी पावर तुम्हारे पास है, अगर तुम कहोगे तो हम तुमको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, उसको तोड़ के हमने उत्तराखंड बना दिया, हरियाणा पंजाब एक था तो ब्रेक कर दिया, हैदराबाद में से तेलंगाना बना दिया। तो यहां पे जो ट्रू पावर है वो किसके पास है, यूनियन के पास है, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में क्या है, ये स्टेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इन स्टेट की वजह से क्या है, एक यूनियन है। लेकिन इंडिया में माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं है, यहां पे जो डोमिनेट करता है वो कौन करता है, वो यूनियन डोमिनेट करता है। इसलिए आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि इंडिया जो है वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। इंडिया यहां पे फॉलो करता है एक सिस्टम को, उसको बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडिया कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, तो आंसर होगा हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम। अब ये कॉपी हमने कहां से किया, तो माय डियर फ्रेंड ये हमने कॉपी किया कनाडा से। कहां से कॉपी किया, कनाडा से, क्योंकि कनाडा में भी हमारे पास क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम है। समझ पा रहे मेरी बात को? बहुत सिंपल है। इंडिया में क्या है, यूनियन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यूएसए में क्या है, स्टेट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि ये जो वर्ड बना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कब बना है, जब सारी की सारी स्टेट इकट्ठी हो गई, जुड़ गई। लेकिन यहां पे क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है, यहां पे यूनियन की वजह से स्टेट है। कौन डोमिनेट करता है, यूनियन डोमिनेट करता है। इसलिए हर किसी की इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है। एक बार लालू प्रसाद यादव ने पार्लियामेंट में कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि हर किसी को, किसी की इच्छा होती है प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है। क्योंकि ये जो है सबसे मोस्ट पावरफुल पोस्ट है इंडिया में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे जो मोस्ट पावरफुल पोस्ट है वो किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, अगर हम यहां पे बात करें किसकी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपके माइंड में डाउट होगा कि सर चेयरमैन बैठता तो है राज्यसभा में, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है? तो सबसे पहला जो मेन काम होता है, ये वर्क करता है एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। दूसरा क्या है, ये चेयर पे बैठेगा, कोई भी बिल है उसको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये सब जो चीजें होती है ना, कोई भी बिल आ रहा है, क्वेश्चन आवर भी चल रहा है वहां पे, जीरो आवर भी है, अब कौन सा बिल कैसे पुटअप करना है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैं लिख देता हूं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसके हिसाब से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो काम करता है। ठीक है, तो 10 बजे क्या होगा, 11 बजे क्या होगा, उसके बाद कैसे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग कैसे होगी। ठीक है, ये सब। तो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो पूरा जो कंडक्ट होगा, बिजनेस जो होगा राज्यसभा का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, अब ये रिस्पॉन्सिबल है कोरम के लिए भी। किसके लिए, कोरम के लिए। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर ये कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है। अब मान लीजिए इसकी जो मेंबर हैं वो 245 है, प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है मान लीजिए वो 245 है। अब कम से कम ऐसा नहीं कि 5 अगर मेंबर बैठे हैं, ठीक है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर, 5 मेंबर बैठे हैं तो राज्यसभा स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम 10% अटेंडेंस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10%। तो अगर आप इसका 10% देखोगे तो मोटा मोटा कितना आएगा, 24-25 मेंबर वहां पे होने चाहिए। अगर नहीं है, 10% नहीं है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, तो क्या करेगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक बेल बजाएगा, बेल बजाएगा कि भाई जितने भी गैलरी में कोई चाय वाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, वो आ जाए। अब मान लो नहीं आए, फिर क्या हुआ, वो दोबारा से बेल बजाएगा, तो वो वेट करता है। अब ऐसा भी नहीं हुआ तो वो तीसरी बार जब बेल बजाता है तो उसके बाद क्या कर देता है, वो हाउस को उस दिन के लिए क्या कर देता है, अर्जेंट कर देता है। ठीक है, तो वो कहता भी है कि दिस हाउस इज अर्जेंट, अर्जेंट हो जाता है आज के लिए, और कल दोबारा से कार्रवाई क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो, कोरम होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती हैं। ठीक है, तो इन पार्लियामेंट कमेटी का जो नॉमिनेशन है, भाई कौन किसका मेंबर होगा, क्या होगा, ये सब चीजें भी कौन देखता है, आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भी। सो इट इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री कमेटी नॉमिनेशन। ठीक है, अभी पार्लियामेंट कमेटी बहुत सारी हैं, इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक बन जाता है। जैसे जेपीसी होती है, आपने सुना होगा, काफी पावरफुल कमेटी होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें आप एफआईआर भी कर सकते हैं किसी के खिलाफ। ठीक है, कोई मेंबर है, कोई मिनिस्टर है, जैसे 2G स्कैम में हुआ था, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी, ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो कुछ राज्यसभा की भी होती हैं, कुछ लोकसभा की भी होती हैं, कुछ ज्वाइंट भी होती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एज ए, वो वर्क करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोरम के बारे में भी देखता है वो, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भी देखता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर मान लो चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, चेयरमैन नहीं है, तो भैया अगर चेयरमैन नहीं है तो वहां पे क्या होगा, फिर वहां पे आपको मिलेगा डेप्यूटी चेयरमैन। क्या मिलेगा, डेप्यूटी चेयरमैन। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो चेयरमैन भी नहीं है और डेप्यूटी चेयरमैन में भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्रेजेंट ना हो, तो फिर क्या होता है, एक पैनल होता है। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो क्या होता है, रोटेशन के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए 8 या 9 हमारे पास पैनल हैं, वाइस चेयरमैन है, तो भाई 1 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, इस तरह से करके। लेकिन अब यहां पे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन क्या है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसके अलावा जो डिप्टी चेयरमैन होता है और जो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर है भाई, तो याद रखना, चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन या फिर हमारे पास जो पैनल होता है वाइस चेयरमैन का, ये भी क्या होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, आप जब ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे ना राज्यसभा की, तो वहां पे आपको 8 या 9 मिल जाएंगे। ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो ये चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, 1 2 3, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। इतना क्लियर हो गया।
अब मैं आपको यहां पे 3 आर्टिकल बताने जा रहा हूं, और ये जो तीनों के तीनों आर्टिकल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 63, 64 और 65। तो 3 आर्टिकल हैं, इनको याद रखिएगा, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65। 63, 64, 65, इन तीनों को याद करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अब आर्टिकल 63 में क्या लिखा गया कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब जैसे ही हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आ गया, जैसे ही हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आ गया, इलेक्शन हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट के आते ही यही बंदा क्या बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बताइए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सेम है। अभी फिलहाल जयदीप धनखड़ जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे पास क्या है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी हैं। 63 हो गया, 64 हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट होगी, कैजुअल वैकेंसी होगी, मे बी ड्यू टू दैट, या फिर रेजिग्नेशन हो गया, हेल्थ सही नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्टिकल 65 में लिखा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे ये किसकी तरह काम करेंगे, अब ये काम करेंगे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्लियर है भाई? अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ये बंदा तो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया, तो फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो तो संभाल नहीं पाएंगे, तो वहां पे कौन बैठ जाएगा, वहां पे डेप्यूटी चेयरमैन बैठ जाएंगे। 6 महीने के लिए बनते हैं ना एक्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है, ये 6 महीने के लिए, 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा उसको विद इन 6 मंथ, हमेशा ध्यान रखना, विद इन 6 मंथ इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि रिसेस होती है, ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे साल चलती रहती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पे आर्टिकल 63 है जो ये कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनते ही वो चेयरमैन बन जाएगा, और 65 ये कहता है कि भैया अगर मान लो डेथ हो गई या हेल्थ इश्यू सही नहीं है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी कहलाएगा। बताइए, यहां तो कोई डाउट? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।